Good morning, dear GATE aspirants. Myself Sunil Yadav. I have secured All India rank 112 in GATE 2020. Welcome to देवत GATE Easy. आज जैसा कि थर्मोडायनेमिक का ये पार्ट 3 है जिसके अंतर्गत हम कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस. आई होप सो कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी. आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल रही होंगी, काफ़ी कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहे होंगे. और हमने कॉन्सेप्ट को अलग ही डिस्कस किया हुआ है, क्वेश्चंस को भी कॉन्सेप्ट के थ्रू डिस्कस कर रहे हैं. तो कुल मिला के हमारा इंटेंस है कि आपको इंजीनियरिंग समझ आनी चाहिए. और अगर आप मन लगा के तैयारी कर रहे हैं तो आई होप सो कि आपको इंजीनियरिंग समझ आ भी रही होगी, क्योंकि मैं जितने भी बेसिक लेवल पे समझाता हूँ वो चीज़ें आपको डेफिनेटली एडवांटेज दे के जाएंगी. ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. पहला क्वेश्चन कह रहा है 2.6 द स्पेसिफिक हीट्स ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन इट. पहली बात तो ये समझ लीजिए कि स्पेसिफिक हीट होती क्या है. हालांकि मैंने ये चीज़ें कई बार बताई हुई हैं, लेकिन मैं फिर से बता दे रहा हूँ. देखिए, आपके पास सॉलिड है, आपके पास लिक्विड है और आपके पास गैस है. 3 केसेस हैं आपके पास. तीनों केसेस में जो स्पेसिफिक हीट होती है डिफरेंट होती है. स्पेसिफिक हीट जो होती है क्या होती है? डिफरेंट होती है. कैसे सर? ऐसे देखिएगा ध्यान से. सॉलिड के लिए जो स्पेसिफिक हीट होती है वहां पे Cp या Cv या C सब बराबर होता है. क्या है Cp Cv? उसके पहले ये समझ लेते हैं गैस की स्पेसिफिक हीट को, तब आपको Cp Cv समझ में आएगा. गैस की स्पेसिफिक हीट 2 टाइप की होती है. एक होता है Cp एंड एक होता है Cv. Cp क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. और ये Cv क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ये ओनली किस केस में होता है? ये ओनली एंड ओनली Cp एंड Cv किस केस में होता है? ओनली गैस की केस में. स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये गैस की केस में होता है. लेकिन सॉलिड की केस में क्या होता है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट. दैट मीन्स कि Cp Cv C सब बराबर होते हैं सॉलिड की केस में. वही चीज़ क्या होती है गैस की भी केस, सॉरी लिक्विड के भी केस में होती है. लिक्विड की भी केस में ये चीज़ें बराबर होती हैं. ठीक है, अगर मैं गैस में एयर लेता हूँ, जरा देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशंस में देने के लिए ज़्यादा ही इच्छुक रहता हूँ. गैस की केस में अगर मैं एयर लेता हूँ तो एयर की जो Cp होती है, Cp क्या होती है? 1.005 किलो जूल पर kg केल्विन. Cv क्या होती है? 0.718 किलो जूल पर kg केल्विन. Cp माइनस Cv आप जानते हैं क्या होता है? R होता है. ये क्या है? R क्या है? गैस कांस्टेंट है सर. गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? इन केस ऑफ अगर एयर आइडियल गैस के तौर पे हम ले रहे हैं, तो आइडियल गैस के तौर पे तो R क्या हो जाएगा आपका? 0.287 किलो जूल पर kg केल्विन. ये वैल्यूज़ फिक्स होती हैं. अगर मान लीजिए आइडियल गैस दिया है एज एन एयर, तो आप इसको एज्यूम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है. आपको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो कह रहा है कि लिक्विड की केस में सर आपके पास लिक्विड की केस में वाटर है, वाटर की स्पेसिफिक हीट जो होती है वो क्या होती है? वाटर की भी स्पेसिफिक हीट फिक्स होती है, वो होती है 4.18 किलो जूल पर kg केल्विन. ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस हैं, इसको हमेशा याद रखना आप अपने दिमाग में. ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन कह रहा है कि द स्पेसिफिक हीट, अभी जो हमने डिस्कस किया, ऑफ एन आइडियल गैस, आइडियल गैस की स्पेसिफिक हीट डिपेंड्स ऑन इट्स, किस चीज पर डिपेंड करती है?
स्पेसिफिक हीट किस चीज़ पे डिपेंड करती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने इसको आपके सामने रखा है। अच्छा देखिए कैसे डिपेंड करती है। देखिए स्पेसिफिक, सबसे पहले अगर कोई चीज़ डिपेंड करती है, मान लीजिए डेंसिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, मास और वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। तो स्पेसिफिक हीट किस चीज़ पे डिपेंड करती है? तो स्पेसिफिक हीट का कुछ रिलेशन होगा किसी न किसी के साथ, वो बता देते हैं। जो हमने अभी तक देखा है स्पेसिफिक हीट का 2 ही रिलेशन हमारे सामने आया है। एक आया है सर Cp माइनस CV इज इक्वल टू R, दैट मीन्स कि गैस कांस्टेंट। और गैस कांस्टेंट जो होता है वो क्या है? यहाँ पे क्या ऑप्शन में गैस कांस्टेंट है? नहीं है गैस कांस्टेंट। तो सर गैस कांस्टेंट को एक और तरीके से लिखा जा सकता है R बार अपॉन में M। R बार क्या है सर? R बार होता है सर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसका क्या मतलब हुआ सर? चूंकि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू फिक्स होती है, और इसकी वैल्यू जो होती है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वो होती है 8.314 किलो जूल पर केजी केल्विन, सॉरी किलो जूल पर किलो मोल। यहाँ से ये चीज़ ध्यान रखना, किलो केजी क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये मोल में अक्सर होता है। तो किलो जूल पर किलो मोल केल्विन, ठीक है। ठीक है, समझ में? इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो, मान लीजिए कोई मोल में लिखना चाहे 8.314 सर जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। मोल इसलिए क्योंकि ये मोलर मास में आता है। कहाँ से आता है ये बात मैंने आइडियल गैस और रियल गैस की केस में बहुत अच्छे से डिटेल में बताया था। तो सर ये नीचे वाली चीज़ नहीं बताया आपने, ये बेटा क्या है? मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट, इसको मास या वेट कुछ भी बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं। Cp माइनस CV इज इक्वल टू R, ठीक है। एक रिलेशन ये मिल गया। तो सर इसका मतलब ऑप्शन में कहीं मॉलिक्यूलर वेट दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। जिस बच्चे को सिर्फ इतना रिलेशन पता होता, सिर्फ एक ही रिलेशन Cp माइनस CV इज इक्वल टू R, वो भी इस क्वेश्चन को कर सकता था। मॉलिक्यूलर वेट दिया है, लेकिन एंड स्ट्रक्चर भी एक ऑप्शन दिया हुआ है। इससे साफ दिख रहा है, क्योंकि प्रेशर पे डिपेंड दिख नहीं रहा है, टेम्परेचर पे, वॉल्यूम पे डिपेंड दिख नहीं रहा है। मॉलिक्यूलर वेट पे साफ दिख रहा है, मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए मॉलिक्यूलर वेट ये ऑप्शन सही होगा। लेकिन फिर भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे कैसे डिपेंड करता है ये भी देख लेते हैं। अगर हम मान लीजिए कि ये बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं कि आपके पास इफिशियंसी है और साथ में क्या है आपके पास, मान लीजिए कंप्रेशन रेशियो है, कंप्रेशन रेशियो के बीच में रिलेशन बना रहे हैं हम। कंप्रेशन रेशियो R है। कंप्रेशन रेशियो क्या है वो आईसी इंजन में हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं। अभी एक छोटा सा, अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर पे ध्यान दे रहे हैं, तो स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए, ये ग्राफ कुछ ऐसे टाइप का आपको ग्राफ दिखेगा कहीं ना कहीं, और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है गामा इज इक्वल टू समथिंग, गामा इज इक्वल टू समथिंग, और ये गामा इज इक्वल टू समथिंग। यहाँ पे गामा होता है 1.67, 1.4 और 1.3। क्या चीज़ है ये? 1.67 गामा क्या है? गामा है ये सर मोनोटॉमिक के लिए, मोनोअटॉमिक। ये क्या है? डाई एटॉमिक। और ये क्या है? तीसरा पॉली एटॉमिक। मतलब क्या है सर इसका? वेट तो कर लो भाई, बता रहे हैं ना। देखिए, एक आपके सामने रिलेशन मिला Cp माइनस CV इज इक्वल टू R, और दूसरा रिलेशन होता है Cp अपॉन CV इज इक्वल टू गामा। एक तरह से इंडेक्स है, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स बोल सकते हो आप, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। मतलब स्पेसिफिक हीट्स का जब रेशियो निकालते हैं, अगर हम इसका ये Cp माइनस CV इज इक्वल टू R निकालते हैं तो ये निकलता है आपका ये मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन Cp अपॉन CV निकालते हैं तो ये क्या निकलता है? गामा। गामा मतलब पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स निकलता है। पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स की वैल्यूज अलग अलग हैं। गामा इज इक्वल टू 1.67 होता है जब आपकी मोनोएटॉमिक गैस हो,
गामा इज इक्वल टू 1.4 होता है जब आपकी डायटॉमिक गैस हो, और गामा इज इक्वल टू 1.3 होता है जब आपकी पॉलीएटॉमिक गैस हो। बात समझ में आई? कैसे कैसे सर, ये डायटॉमिक और ये सब चीज़ें थोड़ा कम समझ में आई, तो ये कम समझ में आई, तो देखते हैं कैसे समझ में आएगी। देखिए, गामा इज इक्वल टू 1.67 मतलब कि ये मोनोअटॉमिक गैस, जब गामा इज इक्वल टू 1.67 है मोनोअटॉमिक गैस है। मोनोअटॉमिक मतलब एक ही एटम, जैसे नियॉन है, आर्गन है, हीलियम है, ये गैस क्या है, इनके एक ही एटम्स हैं। तो सर गामा इज इक्वल टू 1.4 यूज करेंगे जब आपका होगा डायटॉमिक गैस, जैसे सर जैसे O2 है, H2 है, ये सब क्या है, दो एटम्स है ना। देखिए 2 एटम्स है, डायटॉमिक मतलब 2 एटम्स है कि नहीं। O2 है, H2 है, एयर आप बोल सकते हो, एयर को भी अज्यूम कर लेते हैं इसी के अंदर, डायटॉमिक के ही अंदर, ठीक है। अगर गामा इज इक्वल टू 1.3 है, 33 है, तो इसका मतलब हुआ ये पॉलीएटॉमिक के लिए यूज होगा। अब पॉलीएटॉमिक का नाम ही पता चल रहा है कि सर 2 या 2 से अधिक जिसमें गैसेस हैं वो पॉलीएटॉमिक है। आई होप सो। CO2 देखिए ये 2 है, एक 3, और भी सारी चीज़ें जो भी 2 से ज़्यादा हैं वो पॉलीएटॉमिक में आएंगी। तो इसमें एक चीज़ अगर आपको याद आए तो ये चीज़ अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ध्यान से समझने वाली बात क्या है कि जैसे जैसे मोनोअटॉमिक है, जैसे जैसे एटम्स ज़्यादा कम है, वैसे वैसे गामा की वैल्यू ज़्यादा है, और जैसे जैसे एटम्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे गामा की वैल्यू कम हो जा रही है। बात समझ में? ये चीज़ का ध्यान रखना। और गामा आता कहाँ से है? गामा आता है Cp/Cv से। दैट मीन्स कि अगर गामा ज़्यादा है, गामा ज़्यादा है, इसका मतलब Cp या तो ज़्यादा होगा या तो Cv क्या होगा, कम होगा, तभी तो गामा ज़्यादा हो रहा है। तो वो डिपेंड करता है उनके अपने अपने रिलेशंस पे। तो यार ये क्या है, मोनोअटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एटम्स के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना भाई, स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक एटम वाली गैस है, 2 एटम वाली गैस है, 2 एटम से ज़्यादा वाली गैस है, वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रहा है इसके गैसेस के। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है क्या, स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस। आई होप सो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, क्लियर है। अब देखिए मैं हमेशा वही एग्जांपल्स लेता हूं जिसके कॉन्सेप्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 2.7 में कह रहे हैं अ स्टीम टरबाइन रिसीव्स स्टीम स्टेडीली एट 10 बार। मैंने आपको बोला था पिछले ही वीडियो में कि जब आप स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाते हैं और स्टीम टरबाइन की बात आती है तो आप ऐसे पहले एक वो बना सकते हैं कि ये सर एंट्री पॉइंट है, ये मैं एग्जिट पॉइंट ले लेता हूँ। उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ते हैं। स्टीम टरबाइन रिसीव्स स्टेडीली एट 10 बार। स्टीम टरबाइन है ये, और ये मान लीजिए यहाँ से वर्क हो रहा होगा, यहाँ से मान लीजिए हीट दे रहे हैं। क्यों दे रहे होंगे तो दे रहे होंगे, नहीं दे रहे होंगे तो हम कैंसिल आउट कर देंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग। ये आपका एंट्री पॉइंट है, ये आपका एग्जिट पॉइंट है। तो रिसीव्स हीट, अगर हीट को रिसीव कर रहे हैं 10 बार तो इसका मतलब कि P1 दिया हुआ है 100 बार है, ठीक है। विद एन एंथैल्पी ऑफ 3000 किलो जूल पर केजी, मतलब H1 भी दिया हुआ है पर केजी है, तो स्पेसिफिक एंथैल्पी है ये, है कि नहीं, किलो जूल पर केजी है। एंड डिस्चार्जेस एट 1 बार, मतलब कि ये निकल रहा है कितने, 1 बार पे निकल रहा है, दैट मीन्स कि ये P2 दिया हुआ है। विद एन एंथैल्पी तो 2700, H2 दिया हुआ है 2700 किलो जूल पर केजी। पर केजी का क्या मतलब हो, पर केजी जैसे ही चीज़ें होती है वो स्पेसिफिक हो जाता है, इसीलिए स्मॉल से दिखा रहे हैं। द वर्क आउटपुट इज 250 किलो जूल पर केजी, मतलब ये जो वर्क मिल रहा है ये मिल रहा है 250 किलो जूल पर केजी। ध्यान समझना सारी चीज़ों को, 250 किलो जूल पर केजी। अब द चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर नेग्लेक्टेड, ये लाइन ध्यान से समझना, ये बात मैंने कल के वीडियो में बताई थी। द चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर नेग्लेजिबल, इसको नेग्लेजिबल कर दे रहे हैं, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या कर दे रहे हैं, नेग्लेजिबल कर दे रहे हैं। द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द टरबाइन केसिंग टू द सराउंडिंग, मतलब कि यहाँ पे इन्होंने हीट सप्लाई नहीं की है, हीट सप्लाई नहीं की, ये कह रहे हैं कि इस टरबाइन केसिंग से
टरबाइन की केसिंग से, ये जो केसिंग बनी हुई है इसकी बाउंड्री, इस टरबाइन की केसिंग का मतलब क्या होता है यार, उसकी कवर टरबाइन का जो ऊपर का कवर है, उस कवर से कितनी हीट जो है वो निकल के बाहर जा रही है। अगर किसी सिस्टम से हीट निकल के जाती है तो दैट मीन्स कि वो नेगेटिव आती है। ध्यान समझना इस सब चीज़ों को। तो हमारे पास फर्स्ट, चूंकि हमने बताया था आपको कि जैसे ही ऐसी केस मिलती है आपको क्या लगा देना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या कहता है सर, सीधा स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाते हैं। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या कहता है, Q प्लस H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस स्मॉल w। ये सारी यूनिट्स किस में होती है, किलो जूल पर kg में होती है। ध्यान समझना। यहाँ पे एक चीज़ इसने बहुत कॉमन बता दी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कर देना है, नेग्लेजिबल कर देना है। तो दोनों ही चीज़ों में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज को मैंने नेग्लेजिबल कर दिया। अब हमारे पास नई इक्वेशन बन के आई, नई इक्वेशन क्या बन के आई हमारे सामने कि Q प्लस H1 इन्होंने दिया हुआ है 300। ध्यान से समझना, इसकी यूनिट को भी किलो जूल पर kg है, इज इक्वल टू H2 भी दिया हुआ है। H2 कितना है, H2 2700 किलो जूल पर kg प्लस W यहाँ से मिल रहा है। ध्यान समझना, इस शब्दों को ध्यान देना, क्योंकि साइन कन्वेंशन में मैंने बताया था सिस्टम पे अगर वर्क हो तो फिर नेगेटिव होगा, अगर सिस्टम से काम मिल रहा है तो पॉजिटिव होगा। इसने क्या बोला कि द वर्क आउटपुट, मतलब आउटपुट का मतलब कि मिल रहा है इतना वर्क। तो ये ध्यान समझना, अगर कहते कि यहाँ पे वर्क किया जा रहा है तो हम इसी वर्क को नेगेटिव कर देते, लेकिन हमें वर्क मिल रहा है, ये वर्क हमको मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ पे प्लस 250 किलो जूल पर kg करेंगे। बात समझ में आई? ठीक है। अब हम यहाँ से Q आराम से निकाल सकते हैं। Q हमारा कितना आ जाएगा, Q निकालने के लिए हम इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं। 2700 प्लस 250 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2950 माइनस 3000 ना, इसको 3000 इधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, -50 किलो जूल पर kg, -50 किलो जूल पर kg है कि नहीं। अच्छा, माइनस में क्यों आया, माइनस में क्यों आया जरा बताना मुझे, माइनस में क्यों आया? क्योंकि वो टरबाइन केसिंग से हीट जो है वो क्या हो रही थी, निकल रही थी। और जब भी सिस्टम से हीट निकलती है तो क्या आती है, नेगेटिव आती है। नेगेटिव साइन इसी बात का इंडिकेशन है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन में कहाँ 50 है। ये सारे किलो जूल में रखे गए हैं, ये किलो जूल पर kg में सारे आंसर आएंगे क्योंकि इसने पर kg पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका 50 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आप कितनी आसानी से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ओपन सिस्टम के लिए कितनी आसानी से आपने स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाया और आपके 1 मार्क्स फिक्स हो गए। नॉर्मली आजकल ये 2 मार्क्स में भी आते हैं, डिपेंड करता है, 2000 का क्वेश्चन है और आने वाले समय में बहुत कम कीमत में आपको अच्छे मतलब कि मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, ठीक है। 2.9 कह रहे हैं कि 2 किलोवाट 40 लीटर वाटर हीटर। आप जानते हैं गांव में आपके सामने एक वाटर का हीटर जो आप यूज़ करते हैं, ये वाटर का हीटर ना, ये इसकी कैपेसिटी क्या है, 2 किलोवाट 40 लीटर हीटर, वाटर हीटर इज स्विच्ड ऑन फॉर 20 मिनट। कह रहे हैं कि 20 मिनट के लिए इसको स्विच ऑन कर दिया गया। आप जानते हैं कि आपके पास ये चीज़ें कहाँ से कैसे निकलेंगी। ठीक है, द हीट कैपेसिटी Cp फॉर वाटर, आपको मैंने क्या बोला था, Cp या Cv वाटर के लिए, फ्लूइड के लिए सेम ही होगा। 4.18 वैसे होता है 2। इन्होंने देखिए एक चीज़ और गेट का याद रखना कि गेट जो बोलता है ना, अगर ये कह दे कि इस समय वाटर का जो Cp है वो 1.8 है तो मान लेना, वो अपने हिसाब से अपना दिमाग मत लगाना कि वाटर का तो यार ये 4.18 होता है, नहीं, वो वाटर का जो मर्जी होता है। अगर गेट में क्वेश्चन में बोला है ये होता है तो ये मान लेना है आपको, ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना।
आपको गलत को गलत मानना है, सही को सही मानना है अपने हिसाब से, लेकिन ये सही को गलत कहे तो आपको गलत ही बोलना है। Assuming all the electrical energy has gone into heating the water, increase the water temperature in degree Celsius. Increase मैंने बोला था, जब भी increase या decrease का मतलब क्या होता है कि increase का मतलब होता है कि जब T1 से T2 गया टेम्परेचर तो इसका मतलब T2 इंक्रीज कर रहा होगा। तो इंक्रीज में हमेशा T2 माइनस T1 क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, और डिक्रीज में क्या आएगा, T2 माइनस T1 क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर पूछ रहे हैं तो इसका मतलब डेल टी पूछ रहे हैं, T2 माइनस T1, क्योंकि डेल टी में हमेशा हम T2 माइनस T1 ही करते हैं। दूसरी चीज कह रहे हैं कि ये जो वाटर हीटर है, ये पूरा का पूरा वाटर हीटर कहाँ चला गया, ये 40 लीटर पानी को गर्म करने में चला गया। क्यों? 2 किलोवाट 40 लीटर वाटर हीटर है, और ये कह रहे हैं कि स्विच ऑन हुआ 20 मिनट के लिए, इसमें वाटर भरा हुआ था 40 लीटर। यही है 40 लीटर का मतलब, यही हुआ कि 40 लीटर इसमें वाटर भरा हुआ था। अब कह रहे हैं कि इसकी सीपी इतना है, एज्यूमिंग ऑल द इलेक्ट्रिकल एनर्जी गॉन इनटू हीटिंग द वाटर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को निकालेंगे कैसे, ठीक है। देखिए ये 2 किलोवाट वाटर हीटर है। हीटर की कैपेसिटी क्या है, हीटर की जो कैपेसिटी है, हीटर की कैपेसिटी जो है वो 2 किलोवाट है, और ये हीटर की कैपेसिटी 2 किलोवाट है। और किलोवाट का क्या मतलब है, तो 2 किलो जूल पर सेकेंड, मतलब कि हीटर जो है 2 किलो जूल पर सेकेंड एनर्जी को ट्रांसफर कर सकता है। और इन्होंने क्या बोला कि मुझे ये एनर्जी 20 मिनट तक चाहिए। तो 20 मिनट को अगर आप सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 20 × 60 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये 20 मिनट के अंदर ये वाटर हीटर कितनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा, 2400 किलो जूल, है कि नहीं। ये वाटर की एनर्जी कितना करेगा, हाँ ठीक है, 2400 किलो जूल ये हीटर जो होगा ये एनर्जी क्रिएट करेगा। कितने सेकंड में, 20 × 60, मतलब 20 मिनट के लिए ये है। बात समझ में आई। इसका मतलब कि अगर 20 मिनट में 2400 किलो जूल हीट ट्रांसफर कर रहा है तो वो हीट जा किस में रही है, एज्यूमिंग ऑल इलेक्ट्रिकल एनर्जी हैज गॉन इनटू हीटिंग द वाटर। वाटर को हीट करने में जा रही है, तो वाटर को हीट करने में जा रही है तो वाटर की हीट कैसे पता चलेगी सर, mc ऑफ वाटर डेल टी। mc डेल टी यही तो होता है, ये हीट आपका, हीट क्या होता है, mc डेल टी। और पूछ क्या रहा है, डेल टी पूछ रहा है। इसका मतलब अगर आपको मास पता हो वाटर का और ये आपका सी पता हो तो आप बता सकते हैं आराम से। सी तो अभी आपको क्वेश्चन में इन्होंने दिया हुआ 4.2 किलो जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। अब मास क्या है वाटर का, वाटर का मास जानने के लिए आपको क्या करना होगा, 40 लीटर वाटर है। हमेशा याद रखना कि ये वाटर की केस में क्या होता है, वाटर की केस में सर, अगर वाटर की केस है तो वहां पे हम लगभग 1 लीटर वाटर को लगभग 1 kg मान लेते हैं। बात समझना, 1 kg वाटर या 1 लीटर वाटर लगभग मान लेते हैं, या अप्रॉक्सीमेटली लगभग बराबर होता है। लेकिन अगर इसी को मीटर में निकालना हो तो 1 लीटर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 10³ मीटर क्यूब, मतलब 1000 मीटर क्यूब, ठीक है। ये मीटर का हिसाब है, ठीक है। लेकिन अगर हम सिर्फ अभी हमें केजी में मास में चेक करना है तो मास में हमारा सिंपल होगा यही, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 kg, ठीक है। तो अब हम इस 2400 किलो जूल को कैसे करेंगे सर, इसको हम 2400 किलो जूल जो हमारा वाटर हीटर दिया किलो जूल पर केजी, इसको हमें क्या कर देना, किलो जूल, सॉरी केजी नहीं है, किलो जूल ही है, ठीक है। अरे यार 2400 किलो जूल है और इसको क्या कर देना है, mc ऑफ वाटर डेल टी। डेल टी पूछ रहा है तो मास कितना है 40 हो जाएगा, और c कितना 4.2 इन्होंने दिया हुआ किलो जूल पर केजी केल्विन। केजी से केजी, यहाँ से यहाँ ये केजी में ही हो जाएगा, केजी से केजी कट जाएगा, और केल्विन से ये डेल टी तो किलो जूल में आ गया। तो हमारे पास डेल टी अगर हम निकालना चाहें तो डेल टी कितना आ जाएगा, 2400
अपॉन में 40 इंटू 4.2। डेल टी चेंज इन या इंक्रीज इन टेम्परेचर अगर हम बोलना चाहें तो इसको निकालने का तरीका जो है, अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर से, देखिए जब भी आप क्वेश्चन को रखते हैं ना, जब भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करने जाते हैं तो हमेशा याद रखना ये गेट का वर्चुअल कैलकुलेटर आपके मोबाइल में हमेशा डाउनलोडेड होना चाहिए, क्योंकि इसी कैलकुलेटर पे आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना चीज़ें और आसान हो जाएंगी। तो इस चीज़ का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना। आपको ये प्ले स्टोर में मिल जाएगा, इसकी कोई इशू नहीं है। तो ये चेंज इन जो टेम्परेचर है या इंक्रीज इन टेम्परेचर जो आ रहा है 4.2857 डिग्री सेल्सियस या केल्विन, जो भी बोल सकते हो। चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस और केल्विन में बराबर ही होता है। ये जिस चीज़ में पूछ रहा हो, डिग्री सेल्सियस में पूछ रहा है तो ये 14.28, दैट मीन्स कि आपका आंसर जो हो जाएगा 14.3 सही हो जाएगा। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में पूछ रहा है तो भी, और अगर और केल्विन में भी पूछता तो भी। इस चीज़ को भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं आपको, शायद आपको कन्फ्यूज़न रहे कि सर मान लीजिए केल्विन में पूछता तो, क्योंकि पूछता है अक्सर केल्विन में। तो ध्यान से समझना इस चीज़ को। जैसे मैं कहूँ कि 50 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस कितना होगा आपका 30 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही है ना। ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन में क्या होता है, सेम ही होता है चेंज इन टेम्परेचर। कैसे, मान लीजिए 50 में 273 ऐड कर दो, 273 माइनस 20 प्लस 273 है कि नहीं। ये तो 273 ऐड करते हो तभी तो एक केल्विन में होते हैं। अब जरा चेक करना 50 प्लस 273 कितना आएगा, 50 प्लस 273 कितना आएगा सर, ये आएगा 323 माइनस, और उसके बाद 20 प्लस 273 कितना आएगा 293। 323 में से 293 घटाना, आपको क्या मिलेगा 30, सॉरी ये डिग्री सेल्सियस नहीं 30 मिलेगा आपको केल्विन। 323 में से 293 घटाओगे आप तो आपको क्या मिलेगा 30 केल्विन। दैट मीन्स कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन बराबर होगा सिर्फ चेंज इन टेम्परेचर में। अगर दो टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस निकाल रहे हैं तो वहां पे केल्विन भी पूछता तो आंसर सेम आता। बहुत से ऐसे बच्चे हैं उनका आंसर बहुत अच्छा आता, 14.28 या 14.3 आ रहा था डिग्री सेल्सियस, चेंज इन डिग्री सेल्सियस। बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं, वो क्या कर देते हैं, अगर मान लीजिए वो केल्विन में पूछ रहा होता तो इसी में वो क्या करते 273 ऐड करके और आंसर गलत कर देते। हो सकता है कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं होता, यहाँ पे ऑप्शन है तो आपका दिमाग काम कर जाएगा, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं होता और सिर्फ आंसर फिलअप करना होता तो आप 273 ऐड करके ये बात गलत करके चले आते हैं। इस चीज़ से अवेयर रहना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2.10। अ गैस कंटेन्ड इन अ सिलेंडर इज कंप्रेस्ड। एक सिलेंडर है, सिलेंडर में गैस जो है कंटेन्ड है और वो कंप्रेस्ड है। गैस जो है ये कंप्रेस्ड है। मान लीजिए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट था और हमने पिस्टन को क्या किया, यहाँ पे कंप्रेस कर दिया है सिलेंडर को। ये हमने क्या किया, इसको कंप्रेस कर दिया, बस ऐसे ही। गैस है इसमें, गैस कंटेन्ड इन अ सिलेंडर इज कंप्रेस्ड, द वर्क रिक्वायर्ड फॉर द कंप्रेशन बीइंग 5000 किलो जूल। मतलब इस पे काम करने के लिए, देखिए ध्यान समझिएगा, अगर मैं इसको सिस्टम मान रहा हूं, इसको मैं सिस्टम मान रहा हूं, तो सिस्टम पे जब हमने इसको कंप्रेस किया दैट मीन्स कि हमने सिस्टम पे काम किया, और ये जब काम किया तो ये हम क्या कहेंगे, वर्क इज इक्वल टू नेगेटिव 2000 किलो जूल। ये ध्यान रखना, सॉरी 2000 नहीं 5000 इसने बोला है, बीइंग 5000। ड्यूरिंग द प्रोसेस हीट इंटरेक्शन ऑफ 2000 किलो जूल कॉजेज द सराउंडिंग टू बी हीटेड। आप जानते हैं कि सराउंडिंग को मैंने क्या बोला था, अगर ये सिस्टम की बाउंड्री है, अगर ये क्या है सिस्टम की बाउंड्री है, तो इसके बाहर की चीजें क्या होंगी, सराउंडिंग होंगी। और ये कह रहे हैं कि यहां से जो हीट निकली, रिलीज हुई, जो हीट यहां से रिलीज हुई, उसने सराउंडिंग को, कॉजेज द सराउंडिंग टू बी हीटेड, सराउंडिंग को हीट किया, और सराउंडिंग को हीट किया मतलब 2000 किलो जूल
ये बाहर निकली सिस्टम से, और सिस्टम से हीट बाहर निकली तो वो भी क्या होगी, नेगेटिव में होगी। इसका मतलब हीट भी नेगेटिव में है और वर्क भी नेगेटिव में है। तब क्या कह रहे हैं, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस। यहाँ पे इस क्वेश्चन में 2004 का क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ साइन कन्वेंशन की वैल्यू है। अगर आपने साइन कन्वेंशन को ढंग से पढ़ा है कि सिस्टम से अगर चीज़ें हीट निकल रही है तो वो नेगेटिव होगी, सिस्टम पे हीट आ रही तो पॉजिटिव होगी, वर्क सिस्टम पे किया जा रहा है तो नेगेटिव होगा, और वर्क सिस्टम से मिल रहा है तो पॉजिटिव होगा। ये चीज़ अगर समझ में आ गया तो आप आसानी से चीज़ें समझ लेंगे। कैसे सर, Q इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस डी डब्ल्यू, यही तो होता है। डी क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डी डब्ल्यू, यही तो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक है। डी क्यू आपको पता है, डी क्यू हमने क्या किया, नेगेटिव है -2000 किलो जूल। उसके बाद डेल यू पूछ रहा है, डी डब्ल्यू क्या है, ये भी सर नेगेटिव है, नेगेटिव कितना है 5000 किलो जूल। तो अगर मैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी को निकालूं तो यहाँ से बड़ी आसानी से हमको चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिल जाएगी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू -2000 प्लस 5000 इज इक्वल टू प्लस 3000 किलो जूल, है कि नहीं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ साइन कन्वेंशन का ही महत्व था, और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होगा ये थर्ड आंसर सही हो जाएगा, प्लस 3000 किलो जूल। ठीक है, ठीक है। साइन कन्वेंशन अगर आपको पता है तो फिर चीज़ें मुश्किल नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है, तो आई थिंक ये आज के लिए इतना ही हमारा चैप्टर क्लोज होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आई होप सो कि ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो हम डिस्कस करते चल रहे हैं, आप कनेक्टेड होंगे, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। देखिए, इतने हार्ड वर्क के बाद मैं आप तक कंटेंट को डिलीवर कर रहा हूँ, वो भी विदाउट एनी कॉस्ट। तो यार आपको मोटिवेशन के साथ लगना होगा। आप मेरे साथ एक स्टूडेंट लगे या 1 लाख स्टूडेंट लगे या 1 करोड़ लगे, 1 मिलियन लगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपने काम को ईमानदारी से कर रहा हूं और मुझे अपने आप पे भरोसा है कि मैं इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है इसको चेंज करने में एक अहम रोल निभा सकता हूं। क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग पैसे कमाने के लिए नहीं किया, मैंने इंजीनियरिंग इसीलिए किया कि आप लोगों को नॉलेज दे सकूं, और आई होप सो कि आपको ये चीज़ों का नॉलेज मिल भी रहा होगा। अपना ख्याल रखना, घर में रहना, सुरक्षित रहना, और डिस्क्रिप्शन में सारे कॉन्टैक्ट की डिटेल है, वहाँ पे अगर किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।